अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी। आज का प्रोग्राम हम एक बार फिर कर रहे हैं लोकस्ट के हवाले से और इसमें कुछ और एग्रीकल्चर की जो चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन 3 महीने तक ये जो टिड्डी दल है, ये लोकस्ट है, ये चोलिस्तान तक महदूद रही और उसके बाद ये पहुंची फिर क्रॉप एरियाज़ तक, मुख्तलिफ़ शहरों में पहुंची, बहावलपुर में पहुंची, इस तरह की जो पूरी पट्टी है उसमें पहुंची। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स पंजाब सैयद ज़फ़र याब हैदर नकवी साहब। उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर, गुज़श्ता 3 माह कैसे गुजरे, पेस्टिसाइड की अवेलेबिलिटी की क्या सूरत हाल रही, कितनी खौफनाक थी, अब इसकी क्या सूरत हाल है, इसने जाना कहाँ है। और पेस्टिसाइड डिपार्टमेंट का किरदार, ज़ाहिर बात है, एक बड़ा स्टेक होल्डर था, पंजाब हुकूमत इसमें एक बड़ी स्टेक होल्डर थी और उनका ये डिपार्टमेंट पेस्टिसाइड की सप्लाई के हवाले से इसका सबसे अहम किरदार रहा, चाहे वो चोलिस्तान की बात करें, चाहे वो क्रॉप एरियाज़ की बात करें। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल है अभी? तो ये मैं हमारे पीछे भी आपको नज़र आ रहा है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये देखें जी, जैसे ये हमें 2-3 दिन हुए पता चला, परसों मैं लाहौर में था तो सेक्रेटरी साहब ने फ़ौरन फरमाया कि आप उधर जाएं। कल मैंने ये मुल्तान मुजफ्फरगढ़ वाला एरिया देखा था, वहाँ पर जहाँ पर ये नाइट स्टे कर रही है। जिस तरीके से आप पहले बता भी चुके हैं, ये जून के आखिर में जो है ना ये पंजाब में इंटर हो गई थी। ये आई थी हमारे पास कुछ इंडिया से, कुछ सिंध वाले रास्ते से, तो इस तरीके से ये चोलिस्तान में थी। फिर यहाँ पर जो है ना हमने कोशिश की थी, पंजाब गवर्नमेंट के सारे महकमे जिसमें CDA भी था, फेडरल गवर्नमेंट भी मौजूद थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी मौजूद था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी मौजूद था, लाइफ स्टॉक भी मौजूद था, वाइल्ड लाइफ वाले भी थे, जो बन सकते थे सबको जो है ना ऑन बोर्ड लिया था। कमिश्नर साहबान, DC साहबान, सबको जो है ना लेकर जो है ना हमने इनसे ये बातें की थी। फिर अवेयरनेस सेमिनार्स किए थे। फिर उसके बाद जैसे ये मसला बनना शुरू हुआ, आप तो शायद पहले प्रोग्राम से हमारे साथ थे जब हमने पहला स्प्रे जो है ना वो जुलाई में किया था और इसको वहाँ पर जो है ना रोका था। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी सक्सेस थी कि ये तकरीबन 4 महीने बनते हैं, जुलाई से लेकर अब हम नवंबर में खड़े, तो 4 महीने तक इसको चोलिस्तान में रोके रखा है। उसकी वजह से ये फसलों में नहीं आई। अगर उस वक्त फसल में आती, फसल टेंडर थी, उस वक्त फसल का नुकसान भी कर सकती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लेकिन इसका एक टाइमिंग है, क्योंकि ये ब्रीडिंग करती है। उस वक्त फिर कुदरतन मौसमी हालात ऐसे रहे, बारिशें होती रहीं, जो बारिशें इसके लिए फेवरेबल थीं। रेत वाला इलाका था और रेत भी वो नरम रेत नहीं थी जो इसके लिए बिल्कुल मुनासिब मौसम था। रेत भी वैसी थी, मौसम भी वैसा मुनासिब था। उसकी वजह से इसने अंडे दिए, बच्चे दिए। हम अपने तौर पर पूरी कोशिश करते रहे, सारे महकमे मिलकर जो है ना इसका कंट्रोल किया जा सके और ये कंट्रोल होती रही। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि सर्दी आ रही है तो इसने वहाँ पर नहीं रहना। अब इसने वापस जो है ना उसी रास्ते से जैसे ये आई थी उसी तरीके से ये वापस जाना चाहती है। जैसे सैयद ज़फ़र याब हैदर साहब बात कर रहे हैं कि इसको रात को ये नुकसान नहीं करती। ये इसका 5वां, इसको हम कहते हैं कि ये स्टेज होते हैं, पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा, फिर ये फ्रेश फ्लायर बनते हैं और ये उड़ते हैं। प्रोग्राम कर के कुछ हमें भी ऐसे अंदाज़ा हो गया है इसका। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब ये दिन को बैठती है, इस वक्त इनके आप ने ये भी फरमाया कि ये खाते कम हैं, सफ़र ज़्यादा करते हैं, यही जो फ्लायर्स हैं। लेकिन अगर कहीं पर ये बैठते हैं 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे किसी क्रॉप एरिया पर, किसी फसल पर बैठते हैं, तो ये कितना नुकसान कर सकते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है? इस वक्त जो हमने देखा है, मसलन शरीं के पत्ते ये दरख्तों पर भी बैठते हैं ज़्यादा झुंड की सूरत में। शरीं है या ये स्वांजना है जो इस इलाके की एक फसल है, जो अच्छे दरख्त हैं, उस पर जब ये बैठती है, क्योंकि वो उनके जो लीव्स हैं वो बहुत टेंडर होते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत ये खाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत खाते हैं, बहुत जितना आप इसकी तादाद देख रहे हैं, अगर इस तरीके से बैठने दिए तो फिर हर चीज़ चट कर जाए। तो इस वक्त ख़ास तौर पर कपास की फसल को तो ज़्यादा नुकसान, कपास की फसल को तक समझे कोई ख़तरा है ही नहीं। तकरीबन कपास की फसल टर्मिनेट होने, हमने वो मकाई की फसल भी देखी है, हमने चावल वाली फसल भी देखी है, वो भी तकरीबन पक कर तैयार हो रही है। जो चीज़ें ये पत्ते सख्त हो रहे हैं निस्बतन, उस पर ये बैठ ज़रूर रही है लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं कर रही है। अच्छा, एक बात मैं आपकी तरफ से वो मिसिंग कर गया, जब ये हमने ये किया था उसमें हमारे साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत काम किया था। उन्होंने भी दवाई जो है ना उसका जो इंतज़ाम जो कुछ गवर्नमेंट ने किया था, कुछ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया था, कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने किया था, कुछ जो फलाही इदारे थे, ये PCPA है या क्रॉप लाइफ है, इन्होंने भी दवाई दी थी। तो इस तरीके से जो है ना हम कामयाब हुए थे ये 4 महीने उसको रोकने में जो है ना। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई स्प्रे की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है ही नहीं है,
जो है ना, हाँ, इसको अगर स्प्रे करेंगे तो ये जैसे ये शहर के नज़दीक वाला एरिया है तो ये पॉल्यूशन हो जाएगी और ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। अगर ये नुकसान कर रही होती तो जैसे ये बताया वो टेंडर लीव जहाँ पर है वहाँ तो हमने नहीं बैठने देना। अच्छा सर, एक चीज़ और भी, आपको लगता है कि ये जो चोलिस्तान से अभी निकलकर इस एरिया में आई है, कहीं हमें ये भी पता चला था कि गुज़श्ता दिनों कुछ 10 से 12-15 दिन पेस्टिसाइड जो है उसकी अवेलेबिलिटी में ताख़ीर हुई, वो चाहे परचेज़ में थी या इंपोर्ट में थी, तो इस तरह का कोई इशू, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, जितनी दवाई ज़रूरत थी ना उतनी स्प्रे हुई है। ये देखें, ये जहरी है ना, ये आबादी में तो ज़्यादा स्प्रे नहीं हो सकती। अगर स्प्रे करेंगे तो फिर इंसानी जानों के मसले आएंगे, जानवरों के मसले आएंगे, फसल में जो है ना, इस डेजर्ट में तो हमें निस्बतन आसानी थी, इधर जो है ना वो इस तरीके से जो है ना वो बहुत सोच समझ कर जो है ना स्प्रे करना पड़ता है। दवाई का मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं है। अब जैसे ये फ्लायर हैं तो फ्लायर को वैसे भी ज़रूरत नहीं है, हमने मारना इसको इनिशियल स्टेज पर होता है। तो वो इनिशियल स्टेज यहाँ पर जो अगर ये आ भी जाएगी ना तो इसकी ये वो स्टेज है जिस पर इसने मेटिंग करनी है और बच्चे देने, अंडे बच्चे इसने रेतले इलाके में देने हैं। तो इस वजह से ये इसका इलाका ही नहीं है, इस वजह से ये दवाई वाली परेशानी नहीं होनी चाहिए। दवाई वाली नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ लोगों की आगाही के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि ये तो सिर्फ हम बहावलपुर की बात कर रहे हैं, ये मुल्तान के नवाही इलाकों में अब इसने अगर वापस भी जाना है तो अभी मुख्तलिफ क्रॉप एरिया से होके ही इसने जाना है, तो उसमें कहीं अगर बैठती है तो फिर लोगों के लिए क्या हिकमत अमली होगी? ज़ाहिरी बात है, लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट होता है कि जी आ गई, और एक बहुत बड़ा थ्रेट भी होता है। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि लोगों को इसको कैसे अवेयर होना है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये देखें ना, ये तकरीबन तीनों डिवीज़न जो है ना, ये साउथ के बहावलपुर है, मुल्तान है, डीजी खान है, ये तीनों जो है थ्रेट में है। तो यानी यहाँ से इसने गुजरना है, तो इससे जाते हुए इसने आगे बलूचिस्तान की तरफ जाना है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे कल हमने मुल्तान डिवीज़न देखा है, वहाँ भी कोई नुकसान नहीं है। हमने अपनी टीमों को एक्टिव कर दिया। मैंने बताया कि मसाजिद में ऐलान कर रहे हैं, स्पीकरों पे ऐलान कर रहे हैं, लोगों को पूरी आगाही दे रहे हैं। यहाँ भी आपने आकर देखा, लोगों को आगाही थी, लोग बता रहे थे कि ये बैठी है और इसने कोई नुकसान नहीं किया है, और उनको भी ये पता है कि हमने ये ड्रम बीटिंग करनी है अगर दिन को ये ज़्यादा देर बैठती है। तो इस तरीके से ये अल्लाह का शुक्र है कि लोगों तक आगाही पहुँची हुई है, लेकिन इसको हम और भरपूर अंदाज से जो है ना कर रहे हैं ताकि लोगों तक पहुँचे। और आपके प्रोग्राम के हवाले से भी जो लोग सुन रहे हैं उनको भी इंशाल्लाह ये पता चल जाएगा कि इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आगाही होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सैयद ज़फ़र याब हैदर नकवी साहब, यहाँ पर आप पहुँचे बहावलपुर में और जायज़ा ले रहे थे। जैसे हम बात कर रहे होते हैं तो दरमियान में ये उड़ के आ भी रही होती है, और ये बहुत ज़्यादा तादाद में इस वक्त पहुँची है, और कहा यह जा रहा है कि वापस कोस्टल एरिया की तरफ जो है वो जा रही है जहाँ से ये आई थी। और लोगों को इस हवाले से ख़ास तौर पर खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसका एरिया नहीं है एगलिंग का, यहाँ पर ये अंडे जो है वो नहीं दे सकती, लेकिन चोलिस्तान के अंदर ये ख़दशा मौजूद है कि आने वाले साल में शायद वो वहाँ पर मौजूद हो, और उसके लिए तैयारी जो है बहरहाल फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें, चोलिस्तान तरक्याती इदारे की बात करें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, या पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करें, जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको अब एक लाइन ख़ास तौर पर इस हवाले से ड्रा करनी होगी कि किस तरह सबसे पहले प्लानिंग जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये आइंदा साल यहाँ पर इसी हिसाब से मौजूद हो तो इसको बर वक्त कैसे कंट्रोल करना है। और इसमें कोई शक नहीं कि 3 महीने तक इसको हमारे इदारों ने जो है वो चोलिस्तान की हदूद तक ही रोके रखा है और उसको फसलों तक नहीं पहुँचने दिया। अगर बर वक्त इसको कंट्रोल ना किया जाता तो ये अभी जो कपास की फसल, ये कपास की जो पैदावार हो रही है, ये शायद हमें नज़र ना आती अगर ये एक हफ़्ता भी यहाँ पर आ जाती। तो बहरहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो इसको कैसे देख रहे हैं, काश्तकारों से भी बात करते हैं चल के कि वो इसको कैसे देखते हैं और इसके तदारुक के लिए क्या किया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है लोकस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसने किस तरह रोही चोलिस्तान में इसको कवर किया, कितने वसाइल वहाँ पर दरकार थे, कितने वसाइल वहाँ पर मिले, कितनी टीमों ने वहाँ पर काम किया, और अब ये जब ये क्रॉप एरिया पर पहुँचा है टिड्डी दल, तो इसको किस तरह से कंट्रोल जो है वो किया जा रहा है, किया जा सकता है, किया जाएगा आने वाले सालों में। क्योंकि जो फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन लोकस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसका ऑफिस बहावलपुर में भी मौजूद है और बहुत पुराना मौजूद है, और इस दफ़ा ये यहाँ पर आया तो फिर ये डिपार्टमेंट हरकत में आया टिड्डी दल के हमले के बाद जो है, और उसके बाद कार्रवाइयाँ जो हैं वो की गई। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं फोकल पर्सन फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट सैयद फयाज़ हुसैन शाह साहब। उन्हीं से बात करेंगे कि सबसे पहला रिस्पॉन्स जो है टिड्डी दल जब यहाँ पर आया था, मुझे याद है जुलाई में,
में, रोही चोलिस्तान में, तो इस वक्त पहला रिस्पांस इन्होंने अपनी टीम के साथ वहाँ पर किया था। फयाज़ भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पीछे ऊपर मिलियंस की तादाद में भावलपुर शहर के अंदर टिड्डी दल मौजूद है, यहाँ तक कैसे पहुँचा, क्या कहते हैं? असल में यहाँ पर जो लोकस्ट आया है तो हॉपर्स भी थे, वो फ्लायर बने ना, लेकिन ये है क्रॉस बॉर्डर जो है ना, ज़्यादा मूवमेंट हुई है लोकस्ट की। ये पिछले 4-5 दिन में हुई है। जैसे कि जो लोकस्ट है उसने ज़ाहिर है ट्रैवल 1-2 दिन में यहाँ शहर तक जो है ना पहुँच गई, लेकिन शहर में अब ये है कि क्रॉपिंग एरिया को इतना नुकसान तो नहीं दे रही, क्योंकि कॉटन की जो फसल है वो अब तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो बाकी ये है कि हॉपर्स वगैरह और फ्लायर्स वगैरह वो ग्रुप्स वगैरह बना रहे हैं, तो हमारी टीमें डेजर्ट में हैं जो कंट्रोल कर रही हैं। इस वक्त 6 जो है कंट्रोल व्हीकल्स काम कर रही हैं एट द सेम टाइम्स, और 4 कैंप्स बने हुए हैं बहावलपुर चोलिस्तान में ना। तो इसके अलावा सर्वे भी स्ट्रिक्टली वॉच हो रहा है, जहाँ पर सिचुएशन रिपोर्ट आती है वहाँ पर काउंटर चेक किया जाता है। एयरपोर्ट बहावलपुर पे हमारा एयरक्राफ्ट खड़ा है, वो यकीनन जब ज़रूरत होती है यूटिलाइज़ करते हैं। रहीमर खां बेस भी ऑपरेशनल है, और इस तरह सखर भी ऑपरेशनल है ना, इन ऑर्डर है जहाज़। तो जहाँ पे रिपोर्ट वगैरह होती है फिर उसके मुताबिक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उसको काउंटर चेक किया जाता है ना। तो बहरहाल अभी तक बेस्ट एफर्ट्स किए हैं कि ये जो है ना ग्रीन बेल्ट में नहीं आए। तो कुछ स्वार्म बच के आ गए हैं, लेकिन बहरहाल नहीं हो इतना क्रॉपिंग नुकसान नहीं। अभी जैसे डीजी एग्रीकल्चर भी कह रहे थे कि ऐसा सच नुकसान नहीं हुआ है। ये बड़ी एफर्ट्स से फेडरल डिपार्टमेंट की रही है कि उसने उसको चोलिस्तान में ही उसको जो है ना जो उनको रोका है ना, लोकस्ट को चोलिस्तान में ही उसको रोका है। और इस वक्त भी जो है मिलियंस की तादाद जो है, मेरे ऊपर से ये आसमान जो है वो बिल्कुल से काला काला सा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इतनी तादाद में यहाँ के ऊपर से गुजर रही है। मेरे पीछे जो कपास की फसल है इसके ऊपर बैठी है, साथ में घास है इसके ऊपर है, जो दरख्त हैं इसके ऊपर इस वक्त मौजूद है। अच्छा फैज़ भाई ये बताइएगा कि आपने वहाँ पर इसमें कोई शक नहीं कि चोलिस्तान तरक्याती इदारा और फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन की टीमों ने मिलकर उसको 3-3.5 माह वहाँ पर रोके रखा, उसको कंट्रोल किया, उसके ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाइयाँ जो हैं वो हुई। तो वहाँ की हिकमत अमली और उसके बाद इसका शहरों में आना, क्रॉपिंग एरिया में आना, यहाँ की हिकमत अमली में क्या फ़र्क है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? अगर ये यहाँ पर ज़्यादा दिन स्टे करती है तो फिर फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन इसको कैसे देखेगा? डेजर्ट में कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है, क्रॉपिंग के एरिया में बिल्कुल अलग है। अब जैसे डेजर्ट एरिया में है, ज़ाहिर है वहाँ पे जो है ना एक स्मूथ जगह पर होती है, और वो जो है ना ये नुकसान नहीं रहता है कि जानवर वगैरह या कुछ जो है ना लोगों को ज़्यादा नुकसान होगा। यहाँ ज़ाहिर है अब पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पर एरियल ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। फिर इसका काउंटर चेक ज़्यादा से ज़्यादा यही किया जा सकता है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि वो शोर पैदा करें जिससे ये आगे मूव हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जो है टाइम तो अभी इसी के अंदर ही जो महकमा ज़राअत के अफसरान हैं वो इसको कैसे देख रहे हैं, फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन का जो व्यू है वो भी सामने आ गया। आप इसको देखेंगे कि महकमा ज़राअत तोसी जो है वो इसको, क्योंकि अब ये उसकी डोमेन है, पहले तो बात की जाती थी कि जी चोलिस्तान के अंदर है उसमें हम काम नहीं कर सकते, अब यहाँ पर ये मौजूद है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर हैं उनसे बात करें कि उनकी इसके हवाले से क्या प्लानिंग है, उनसे चल के बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर जमशेद संधू साहब, क्योंकि ये अब उनकी डोमेन है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के हवाले से। अगर हम बात करें वो इसको कैसे देखते हैं, पहले रोही चोलिस्तान के अंदर थी, प्रोग्राम के इसी ब्रेक के अंदर हम पहले बात कर रहे थे फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन के फोकल पर्सन से, तो वो कह रहे थे कि हमारी स्ट्रेटजी वहाँ पर और है, यहाँ पर मुख्तलिफ है, लेकिन इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कैसा देख रहा है? जमशेद भाई बताइएगा कि इस वक्त ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोग इसको बड़ी तादाद में यहाँ देख रहे हैं क्रॉप एरियाज़ के अंदर, तो बताइएगा कैसे इसको देख रहे हैं? जैसा कि आपको पता है कि सर ये सबसे पहले कॉटन एरिया पे ही अपीयर हुई थी सादकाबाद में। सादकाबाद के हमारे 5-6 गांव थे जहां ये फर्स्ट टाइम सिंध से आई और बलूचिस्तान से ही वहां पर ये सेटल हुई। उधर भी हमने जो इसकी स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि हमने शोर मचाया, ड्रम बीटिंग्स की, और ये वहाँ से उड़ गई। चूँकि इसका असल मस्कन जो है वो चोलिस्तान है। चोलिस्तान के जो प्लांट्स हैं वो इसके फेवरेट प्लांट्स हैं। कॉटन एरिया या क्रॉप एरिया इसका फेवरेट नहीं है। इस स्टेज पे जैसे आपने कहा कि पहले उनकी डोमेन थी, अब ये हमारी है, नो डाउट अब ये हमारी डोमेन है।
पहले चोलिस्तान में इसके लिए और स्ट्रेटजी होती है, उधर हम स्प्रे कर सकते हैं, एरियल स्प्रे कर सकते हैं, रैंडमली स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन क्रॉप्ड एरिया में स्प्रे हम नहीं कर सकते। इसके लिए जो हमने स्ट्रेटजी अपनाई है, अभी आप देख रहे हैं, आपने पहले सुबह से देख रहे हैं कि इधर जो ही ये शोर मचाते हैं, ड्रम बीटिंग करते हैं, तो ये यहाँ से उड़ जाती है। एक्चुअली ये अब माइग्रेशन स्टेज पे है, ये वापस बलूचिस्तान के ज़रिए ये यमन और उधर वापस चले जाएगी। अब ये जो फ्लायर्स उड़ रहे हैं ये नुकसान नहीं कर रहे, हमारी किसी क्रॉप का भी नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। काटन का तो ज़ीरो नुकसान है। हाँ, कुछ फसलें हैं जैसे राया है, उसकी अगर बहुत बारीक पत्तों पे ये बहुत ज़्यादा तादाद में बैठ जाए तो ये उसके पत्ते खाती है। इसलिए हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई है। पिछले 2 दिनों से ये हमारे पास 22 पॉइंट्स पे 22 पॉइंट्स पे ये अपीयर हुई है, जहाँ पे फौरी तौर पे हमारा बंदा, हमारा फील्ड असिस्टेंट, हमारा एग्रीकल्चर अफसर, हमारे दूसरे असिस्टेंट डायरेक्टर साहबान वहाँ पहुँचे हैं, ज़िम्मेदारों को अवेयरनेस दी है। और अवेयरनेस यही है कि इसको शोर करें और इसको उड़ा दें। अब ये डैमेज नहीं कर रही, जस्ट इसने यहाँ से माइग्रेट हो जाना है और इंशाल्लाह ताला ये बगैर लॉस किए यहाँ से चले जाएगी। अच्छा जमशेद भाई, एक और बात, अभी तो आप कह रहे थे कि अगर कहीं पे कोई घास के शायद कोई पत्ते राय के अगर कोई बारीक पत्ते हैं, नरम पत्ते हैं, तो उनको ये खा सकती है। तो दूसरा, एक तो कपास है जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। कपास के अलावा कौन सी ऐसी फसलें हैं आप समझते हैं इस वक्त जो जिनको थ्रेट है इससे, ना सिर्फ ये बहावलपुर में बल्कि ये जाते हुए जहाँ पर भी इसका रास्ते में फसलें आएंगी, तो और कौन सी फसल, कोई घास, कोई और फसल है जो इसको नुकसान कर सकती है? सिर्फ इस टाइम हमारे पास राया है, टेंडर क्रॉप जो है राया, वो चूँकि अभी वो ग्रोइंग स्टेज पे है, छोटी सी 3, 4, 5 लीफ स्टेज पे है, नाजुक क्रॉप है। अगर वहाँ पे ये ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में बैठेगी तो सिर्फ ये राय का नुकसान करेगी, और हमारे पास कोई ऐसी क्रॉप नहीं है जिसका हमें डर हो कि ये उसको नुकसान करेगी। मैं अगर इस वक्त यहाँ पर आऊँ और आपको मेरे पीछे जो है ये नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त ये ड्रम बीटिंग हो रही है, इसको उड़ाया जा रहा है और यहाँ पर ये मिलियंस की तादाद में मौजूद है। हमने अभी तक बात की डीजी पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल से भी हमारी बात हुई, जो फोकल पर्सन है फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के, उनसे भी हमारी बात हुई, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, उनका भी कहना है कि इस दफ़ा इतना ये थ्रेट, इतना ख़तरा यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन इससे अवेयर इस तरह रहना है कि ड्रम बीटिंग करें, इसको कहीं बैठने ना दें, इसको शोर मचाएंगे तो ये यहाँ से जो है वो भाग जाएगी। अभी चल के ज़रा काश्तकारों से भी बात करते हैं कि उन्होंने इसको कैसे देखा, कैसे इसको उड़ा रहे हैं, ओवरऑल उनकी इस दफ़ा क्रॉप जो है वो कैसी रही और उनको कितना थ्रेट है इसका, और फिर चोलिस्तान तरक्याती इदारा जो है उसने वहाँ पर अब तक क्या किया था। हमने पिछला प्रोग्राम भी इसी के ऊपर किया था, अब ये फिर उसी के ऊपर कर रहे हैं क्योंकि अब ये क्रॉप एरिया में पहुँच चुकी है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और फिर कुछ और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में लोकस्ट के हवाले से जो बहावलपुर में है। इसका अटैक बहावलपुर समेत मुल्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, रहीम यार ख़ान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जब ये चोलिस्तान से उड़कर क्रॉप एरिया की तरफ आई, फसलों की तरफ आई, शहरों में आई, और उस वक्त हमने मुख्तलिफ़ लोगों से और भी बात की। अभी हम काश्तकारों से भी बात करेंगे और पेस्टिसाइड के हवाले से लोगों को एक जहनों में ये सवाल भी था क्या हम इसके लिए इस वक्त जो है वो स्प्रे करें ना करें, क्या करें। सबसे पहले तो जो काश्तकार इसको देख रहे हैं, इसको ख़ुद से कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे, और उसके बाद पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बहावलपुर जो है वो इन काश्तकारों को कैसे रहनुमाई कर रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा सही ए फरमेसो के ई वेले जिले टड्डी दिल इतना आ गई है तो किवें कंट्रोल करने पे क्या सूरत हाल है? जिवें नेरी आउंदी एवें इन बहुत तादाद ਵਿੱਚ ਸੀ, फिर ਜਿਹੜੀ नरम फसल ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀਪੇ ਪੂਪੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਡਾਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਂਜਣਾ ਸ਼ਰੀ ਤੇ ਲੂਸਣ ਬਰਸੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੀਪੇ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹਨੇ 10 ਮਣ 5 ਮਣ ਕਪਾਹ ਉਤਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਰਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ, ਸਪਰੇਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਕਣਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,
ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ खुद खसूसी लीज दी जावे। अच्छा जी, जैसे ये हमारे काश्तकार भाई बात कर रहे थे इस वक्त, अब इन्होंने कहा कि सब्सिडाइज होनी चाहिए, पेस्टिसाइड के हवाले से बात की, फर्टिलाइज़र के हवाले से बात की, जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उसके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि वो काश्तकारों के साथ, क्योंकि इनका कहना है कि गुज़श्ता 3 साल से कुछ अच्छा नहीं जा रहा, 3 साल अच्छे नहीं हुए काश्तकारों के लिए, और इस दफ़ा कपास की पैदावार जो है वो भी इस वक्त शदीद हद तक जो है वो मुतासिर रही। इस वक्त जो लोकस्ट की सूरत हाल है उसको मकामी तौर पर किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, किया जाना चाहिए, कितना थ्रेट मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड डिपार्टमेंट बहावलपुर, मलिक नजमुल हसन साहब, इन्हीं से बात करेंगे। नजम भाई, ये फरमाइएगा कि इस वक्त लोकस्ट जो है, जब हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, हमारे चारों तरफ लोकस्ट ही है, कैसे देख रहे हैं इसकी प्लानिंग को, और लोगों के साथ आपका जो रब्ता है वो कैसे है? जनाब, इसमें थोड़ा सा मैं गुजारिश कर दूं कि ये लोकस्ट जो है ये कोई आज का यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये जुलाई से चुलिस्तान में ये वजूद हुआ, उसमें गवर्नमेंट ने, डीपीपी ने, सीडीए ने और बाकी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, जो जितने भी उसकी ब्रांचेस हैं, सब ने मिल के उसको वहाँ जहाँ जहाँ इसकी ब्रीडिंग उसका जगह थी वहाँ पे उसको मारा गया। उसमें तकरीबन कोई 30,000 जो लीटर दवाई है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने दी है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें बड़ी सारी कामयाबी हो गई है। अगर वो जैसे सूरत हाल बन रही थी, अगर वो सूरत हाल होती तो आज ये जो आपको सिर्फ हापर नज़र आ रहे हैं जो कि नुकसान नहीं कर रहे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जो है या पॉलिसी बना रही है। अभी मैं ज़िम्मेदारों से ये भी कहूँगा, जितने भी रजिस्टर्ड ज़िम्मेदार हैं जो महकमा ज़राअत के पास रजिस्टर्ड हैं, वो अपने वहाँ पे महकमा ज़राअत तोसी के पास अपनी दरख्वास्तें भेजें। वहाँ पे गंदम का जो सीड है वो सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है, तो तमाम दोस्त जो हैं जितने भी ज़िम्मेदार हैं वहाँ पे अप्रोच करें, वहाँ से जो है उसको लें। ज़ाहिर बात है सब्सिडाइज बीज जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काश्तकारों के लिए। अगर इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट करती है तो ये काश्तकारों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कुछ और काश्तकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सर देख रहे हैं इसको, टिड्डी दल को, कल से मेरे ख्याल में यहाँ पर ये आई हुई है, तो कितना खौफ है काश्तकारों के अंदर, इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं इस वक्त, और जो नजम भाई ने बातें की हैं उनको आप कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारे पहले काश्तकार बात कर रहे थे कि ओवरऑल सब्सिडी जो है वो होनी चाहिए ताकि काश्तकार के पास अगर कोई मसाइल हैं उसको तो वो हुकूमत उसका साथ दे ताकि वो आगे निकल सके। काश्तकार क्या कहेंगे? ये फसल भी पकी हुई है, अगर कोई पत्ता थोड़ा बहुत खाया भी है, कोई भी थोड़ा बहुत भी, वो ज़्यादा नुकसान नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और इसके ये सब्सिडी वगैरह जो मसला है, ये हमें चाहिए कि हाँ ये सब जो वाम है ना सबको मिलनी चाहिए। ये जो रजिस्टर्ड किए हुए हैं उनको मिलती है, जो ठेकेदार हैं या वो ठेके पे लेते हैं उनको नहीं मिलती। वो जो 1 एकड़ या 2 एकड़ वाला उसको कभी ये मिलती नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं उसको होता। ये फिर यहाँ से ये कंपनियों वाले को सब्सिडी दें, वो सबको सब्सिडी मिली है, खाद की जो स्प्रे की मिलती है। ये जो रजिस्टर्ड चंद लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनको मिलती है, बाकी लोग ऐसे रह जाते हैं। ये मेहरबानी करके आपसे गुजारिश है महकमे वालों से भी और दूसरे जो हुकूमत में भी जो भी हैं उनसे गुजारिश है कि ये सब के लिए ये करें। और जो कपास का दफ़ा जो 5 मन 10 मन ज़्यादा से ज़्यादा 15 मन आ रही है, बारिश की वजह से भी हुई है, ज़्यादा बारिश हो गई। और ये महकमे वाले भी चेकिंग करते हैं, तकरीबन हफ्ते 10 दिन में ये चेकिंग करते हैं। फरहान साहब आते हैं हमारे पास, नवीस साहब आते हैं, और ये नजम साहब भी आते हैं, ये हमें अवेयरनेस भी देते हैं और लोगों को बताते भी हैं इनके बारे में। ये बीज सब्सिडी भी है, ये सब सारा कुछ करते हैं। फिर भी ये बारिश की वजह से एक दफ़ा गंदम ही ख़राब हो गई थी, वो भी 15 मन 20 मन आई। और कपास का भी ये भी 15 मन 20 मन, यार ज़्यादा से ज़्यादा 15 मन आई है कपास। वो इससे ज़िम्मेदार बहुत परेशान है। और इनको कुछ सब्सिडी आगे 20 में भी दी जाए, वो जो आगे इनके खाद में भी, और इनको वैसे भी सब्सिडी होनी चाहिए कोई ना कोई, जो पिस गए हैं बेचारे ज़िम्मेदार इनसे। बिल्कुल ऐसे जी, ये टिड्डी दल जो है इसका कंट्रोल काश्तकार इस वक्त कहते हैं कि जी अभी तक इसका जो नुकसान है वो नहीं हुआ। लेकिन जैसे नजम साहब भी बात कर रहे थे, इससे पहले भी हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी बात की, पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट से भी बात की, डीजी साहब भी बता रहे थे कि ये, और ख़ास तौर पर जो लोकस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट है फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन का, वो भी कि ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा आज का हमारा प्रोग्राम का फोकस था वो ये है कि आइंदा साल अगर ये आती है तो उसकी क्या प्लानिंग होगी, आइंदा साल महकमों को कितना तैयार होना होगा, उनकी कितना उन्हें अलर्ट होना होगा। और ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे
जो चोलिस्तान तरक्याती इदारा है उसका भी ख़ासा इस हवाले से एक्सपीरियंस रहा है इस दफ़ा, और वो इसको कैसे देखते हैं, उनके पास कितने वसाइल थे, कितने अब उनको और जो है वो ज़रूरत है। बात करेंगे यहाँ पर कुछ और काश्तकार भाई जो हैं हमारे मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, जैसे कुछ और लोग भी बात कर रहे हैं, आपने इसको देखा, कितने सालों बाद इसको देखा है यहाँ पर क्राप एरिया में, और ओवरऑल आपकी फ़सलों की वैसे क्या सूरत हाल है? सब्सिडी की उन्होंने भी बात की, वो भी हम चाह रहे थे कि साथ साथ हो जाए, और लोकस्ट को, ये टिड्डी दल को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? ज़मींदार जो पहले ही बहुत परेशान है, फसलें जो बारिश की वजह से गंदम की फसल तबाह हो गई, उसमें जो गंदम थी वो भी लोगों ने तकरीबन 50% नहीं ली, उसमें मिट्टी आ गई, ख़राब हो गई बारिश की वजह से। उसकी जो उसकी औसत बहुत कम हो गई, सारी वो नीचे गिर गई बारिश की वजह से। अब जब कल से ये मकड़ी और ये टिड्डी आई है तो लोग ज़िम्मेदार हमारे बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने बात की है कि जी काश्तकार जो है वो इस वक्त वैसे ही पिसा हुआ है, गंदम की फसल भी अच्छी नहीं थी, कपास की फसल जो है वो भी कोई बेहतर नहीं हुई इस दफ़ा, और साथ साथ जो ख़ास तौर पर कीमतें हैं, इनपुट्स की, ज़रिए मदाखिल की जो कीमतें हैं वो मुसलसल ऊपर जा रही हैं, लेकिन जो अगर हम पैदावार देखें तो वो कम हो रही है। इसमें बहुत सारे अवामिल जो हैं वो कारफरमा हैं, लेकिन जो टिड्डी दल आया हुआ है तो इनका कहना है कि परेशानी इसकी ज़रूर है कि इसके हवाले से कि हम क्या करें, कैसे करें, ड्रम बीटिंग कर रहे हैं, इसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और काश्तकार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और फिर इसका जो है वो ब्रेक की तरफ जाएंगे। अच्छा भाई, आप बताइएगा कि कैसे इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, ये बहावलपुर 10 BC का एरिया, मैं यहाँ का काश्तकार हूँ जी। कल अपना 1 नवंबर से अपना हमारे इलाके में टिड्डी का हमला हुआ है, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। महकमा ज़राअत के तमाम अफसरात यहाँ मौजूद हैं जी, मौका पर मौजूद हैं, कोई इसका नुकसान नहीं हुआ फसलों का। ज़िम्मेदार भाई जो है ना वो परेशान ना हो। गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि अपना यूरिया खाद के ख़ास का रेट जो है ना वो कम किए जाएं और पेस्टिसाइड के रेट कम किए जाएं। जी, चीज़ों के रेट जो है कम होने चाहिए, लेकिन काश्तकारों को कहना है कि अभी तक का तजर्बा यही है कि अभी इसने रात जो इसने स्टे की है अभी तक कुछ नहीं खाया, लेकिन देखेंगे दिन को असल में इसने नुकसान जो है वो करना होता है। टिड्डी दल अगर कहीं दिन को बैठती है तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। प्रोग्राम के में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक लेंगे, और उसके बाद चोलिस्तान तरक्याती इदारे ने इसके हवाले से क्या प्लानिंग की वहाँ पर, और इसकी प्लानिंग यहाँ पर कैसे हो रही है, हो सकती है, इस वक्त चोलिस्तान में क्या सूरत हाल है। कोशिश करेंगे कि चोलिस्तान तरक्याती इदारा के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे भी बात करें, और कुछ और लोग जो हैं वो इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं, और ये इसको कैसे, इसके खिलाफ कोई एक ही लाइन जो है वो ड्रा की जाए कि इसका खात्मा किया जा सके। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आज बात कर रहे हैं जो टिड्डी दल बहावलपुर में, रहीम यार ख़ान में, मुल्तान में, क्रॉप एरिया में मुख्तलिफ हमें जो जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर पहुँचा है, और इस वक्त भी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी टिड्डी दल हमारे चारों तरफ जो है मौजूद है, और काफ़ी देर से जो है ये फ्लाई कर रहा है। इसका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो जुलाई से अब तक चोलिस्तान तरक्याती इदारा और फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन को हुआ है। इसके कंट्रोल करने के लिए उन्होंने टीमें तश्कील दी, काम हुआ, वहाँ पर ये कंट्रोल हुआ, और ये मैंने जैसे प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की और डीजी पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ने बात की, तमाम लोगों ने ये बात की कि ये जो कंट्रोल हुआ 4 महीने, ये बड़ी ब्लेसिंग थी कि उस वक्त तक ये जो है क्रॉप एरिया तक नहीं पहुंची। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर इंजीनियर राना सलीम अहमद खान साहब। उन्हीं से बात करेंगे कि जिन्होंने उस पूरे ऑपरेशन को जो है वो लीड किया, मॉनिटर किया, जो रूही चोलिस्तान के अंदर हो रहा था। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर पहुँचे रूही में। सबसे पहले तो ये बताइएगा, पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की, इस वक्त क्या सूरत हाल है और ये स्वाम जो है वो कहाँ से आया, क्या लगता है? शुक्रिया आपका। आप शुरू से इस बीमारी को देख रहे हैं, जुलाई से लेके अब तक जहाँ जहाँ हमने कार्रवाइयाँ की हैं आपकी टीम ने और दीगर मीडिया के लोगों ने माशाल्लाह इसको अच्छी कवरेज दी है, और जिन लोगों ने फील्ड में काम किया है उनको आपने एक्नॉलेज भी किया, जिसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। हुकूमती काविशें आपके सामने हैं। जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब तो अक्टूबर भी ख़त्म होने को आया, तो इसकी ज़्यादातर जंग चोलिस्तान में बॉर्डर के ऊपर बिजनौर के इलाके में, गुनियांवाला इलाके में लड़ी गई है, जहाँ पे कोई तकरीबन 45,000 हेक्टर के करीब जो है इस बीमारी को कंट्रोल किया गया और आगे आने से रोका गया। लेकिन कुछ पिछले जो 15 दिन थे उनमें कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस की वजह से जो
प्रोक्योर होनी थी पेस्टिसाइड, उसमें थोड़ा सा डिले हुआ, जिसकी वजह से इंडिया से भी कुछ स्वार्म ज़्यादा आए और जो कंट्रोल ना होने की वजह से कुछ जो कमी पैदा हुई और ये बीमारी आगे तक बढ़ आई। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि वहाँ चोलिस्तान के अंदर आप देख रहे थे, आप इसको फॉलो भी कर रहे थे, लोगों से इन्फॉर्मेशन भी ले रहे थे कि रात को कहाँ सेटल होता है, फिर आप अर्ली मॉर्निंग उसके ऊपर स्प्रे करते थे। अब अगर ये कहीं पर सेटल भी होता है तो ये तो मतलब टोटल आबादी वाले इलाके हैं, तो इसकी प्लानिंग आपको लगता है कि फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन को कुछ और करनी चाहिए या यहाँ के जो और डिपार्टमेंट्स हैं उनको कुछ और तरह की ज़रूरत है? जी हाँ, बिल्कुल, उससे मुख्तलिफ है यहाँ पे स्ट्रेटजी, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है, यहाँ पे फसलें हैं, फसलों के ऊपर अगर हमने वो स्प्रे किया जो ULV है तो वो कपास की फसल को नुकसान पहुँचेगा। अगर वो थोड़ी बहुत उतरती है किसी कपास की फसल में तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो उसको ड्रम बीट करके जिस तरह से ट्रेडिशनल तरीके हैं उसको वहाँ से उड़ाएं, वो डेफिनेटली किसी पुरसकून जगह के ऊपर जाके सेटल होती है। इसकी नेचर है कि ये शोर वाले इलाके से उड़ जाती है और उस जगह पे जाके बैठती है जहाँ पे शोर ना हो। तो इसको जो रिवायती तरीका जो सदियों से चला रहा है कि अपने फसलों में से इसको उड़ाया जाए ताकि ऐसी जगह पे जाके बैठे जहाँ पे इसमें स्प्रे हो सके, जहाँ स्प्रे हो सके। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर कि जो टिड्डी दल रोही चोलिस्तान के अंदर 3-4 माह रहा, उसके अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस है कि जब ये एक दिन के वक्त कहीं पर बैठता है तो ये फिर जो भी पत्ते कोई चीज़ इसको खाने को मिलती है तो कितनी तेज़ी के साथ ये उसका सफाया करती है, और ये जो इस वक्त यहाँ पर ये उड़ रहे हैं ये कौन सी स्टेज है और ये खाने के हवाले से, पत्ते खाने के हवाले से कितना नुकसान करते हैं? देखिए, जो इस वक्त मैंने आके ख़ुद भी देखा है, ये एडल्ट्स भी हैं इसमें और फ्रेश फ्लायर्स भी हैं। जो एडल्ट्स हैं वो अपनी बॉडी वेट का जो कि 7 ग्राम से 10 ग्राम तक होता है उसका तकरीबन 3 से 4 गुना एक दिन के अंदर कंज्यूम कर जाते हैं, और जो फ्रेश फ्लायर्स हैं वो अपनी बॉडी वेट का 4 से 5 गुना, जो मैंने ट्रेनिंग में इनसे सीखा है, वो एक दिन के अंदर खा जाते हैं। तो इस लिहाज से फ्रेश फ्लायर्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं बनिस्बत एडल्ट्स के। लेकिन एडल्ट्स में ये होता है कि वो आगे फ़र्दर अपने एग लेइंग कर देते हैं और उनसे फ़र्दर जो है हॉपर्स पैदा हो सकते हैं, इसलिए वो भी ख़तरनाक होते हैं। तो इनको कंट्रोल करने की ये स्टेज है, डेफिनेटली इनको इस स्टेज पे कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो हम लोग इसके पीछे हैं, आप भी जिस जगह पे आए हुए हैं यहाँ पे ये मौजूद है, इसको उड़ा के ऐसी जगह पे ले जाने की कोशिश हो रही है जहाँ इसको कंट्रोल किया जा सके। ऐसी जगह पर ले जाने की कोशिश की जा रही है जहां इसको कंट्रोल किया जा सके। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि एगलिंग की जैसे बात हुई, रोही चोलिस्तान के अंदर आइंदा साल इसकी कितनी थ्रेट इसका मौजूद है? इसकी जो एगलिंग वहाँ पर हुई है वो कब तक उसके जो बच्चे हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और आपके क्या तैयारी आपने की है कि अगले साल अगर ये वहाँ पर होती है तो उसको कैसे नबर्द आज़मा होना है? देखिए, मुतलका जो महकमे हैं उनसे जो ट्रेनिंग हमने भी हासिल की है वो ये है कि ये इसकी 3rd जनरेशन है। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन ने इधर इस एरियाज़ में पैदा नहीं होना, तो ये इसकी लास्ट जनरेशन है जो इस इलाके के अंदर पैदा हुई है। इसके बाद इसने शिफ्ट हो जाना है बलूचिस्तान की तरफ। तो इसमें से अगर कोई जो है ये सोचते हैं कि वो इसकी नेक्स्ट जनरेशन यहाँ से पैदा हो जाएगी, वो तो नहीं होगी। उसका ख़दशा जो मुतल्लिका माहिरीन है वो बताते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन शायद यहाँ पे पैदा नहीं होगी। लेकिन ये जो जनरेशन पैदा हुई है इसने माइग्रेट करना है टुवर्ड्स बलूचिस्तान, तो इसको यहीं पे कंट्रोल करके ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि ये रास्ते में जाते हुए हमारी फसलों का नुकसान ना कर सके। अच्छा, पहले सवाल में जो आपने बात की थी कि कुछ प्रोक्योरमेंट में कुछ ताख़ीर हुई जिसकी वजह से कुछ दिन पेस्टिसाइड जो है उसका भी इशू आया, तो हम समझते हैं क्योंकि हमने भी इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए, इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की, तो आपको क्या लगता है कि कितने दिन ये मामला लेट हुआ और कितने दिन आपका स्प्रे बंद रहा? देखिए, हमारे पास 2 हवाई जहाज़ हैं, 9 के करीब गाड़ियां हैं जिस पे हमने स्प्रे मशीनें फ़िट की हुई हैं, बल्कि हमारी अपनी CDA की गाड़ियों के ऊपर स्प्रे मशीनें फ़िट हैं ताकि इसको एक्टिवली जो है कंट्रोल किया जा सके। हमारे पास जो मशीनें मौजूद हैं उससे हम कोई 2600 हेक्टर एक दिन के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड की सप्लाई में थोड़ा सा तातुल पैदा हुआ। 12 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक काफ़ी कमी रही, बल्कि इस अरसे के दौरान 15 दिनों के दौरान मैंने भी एक दोस्त से रिक्वेस्ट करके कोई 2000 लीटर जो है डोनेशन के तौर पे ली, जिसको इस्तेमाल किया गया कंट्रोल करने के लिए। अगर हम हर रोज़ तकरीबन अपना कोई 1500 या 1000 हेक्टर के करीब अगर हम स्प्रे करते रहते तो ये इसने
इस शिद्दत से शायद बीमारी ना आती, इससे कम शिद्दत में आती। इसने माइग्रेट तो करना था, अपने बलूचिस्तान की तरफ जाना तो था, लेकिन 15 दिन के इस तातुल की वजह से मेरा ख़्याल है कि ये इसमें इसकी शिद्दत में ज़्यादा हुई है। अगले साल के लिए आपने पूछा है कि क्या प्रोग्राम है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 3 माह का या 4 माह का, बल्कि अब तो 4 माह एग्जैक्टली हो चुके हैं इस ऑपरेशन से लड़ते हुए, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इसको ग्राउंड टीम्स के ज़रिए से ज़्यादा अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है बनिस्बत एरियल स्प्रे के। अच्छा, आखिर में मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि इस दफ़ा का आपका जो एक्सपीरियंस हुआ उसके अंदर आपकी लर्निंग इस हवाले से क्या रही कि जो वसाइल हैं चोलिस्तान तरक्याती इदारा के पास और फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन के पास, उनको कितना इन्हांस करने की ज़रूरत है ताकि ये मज़ीद तेज़ी के साथ ये जो ऑपरेशन है वो कामयाब हो सके और इनको कंट्रोल किया जा सके। कहाँ कहाँ आपको लगा कि अगर ये वसाइल हमारे पास ज़्यादा होते तो हम इसको बेहतर अंदाज में कंट्रोल कर सकते थे? देखिए, मेरा अंदाज़ा ये है कि क्योंकि ये ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त होता है, तो अगर हमारे चोलिस्तान के एरिए के लिए 10 जो है डिफेंडर व्हीकल्स हों, स्प्रे उनके ऊपर लगा हुआ हो, स्प्रेयर्स लगे हुए हों, लेटेस्ट स्प्रेयर्स, और अबेंडेंस और कंटिन्यूस सप्लाई हो पेस्टिसाइड की, तो मामलात यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। तो मेरी अगले साल के लिए ये एक रिकमेंडेशंस हैं कि अगर कोई इसमें फेडरल लेवल पे कोई गाड़ियों की कमी है तो वो बराह करम अगले साल तक उसको पूरा कर लिया जाए, और पेस्टिसाइड को अभी से प्रोक्योर करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाए ताकि आपको मुनासिब रेट्स के ऊपर पेस्टिसाइड मिल सके। क्योंकि अगर आपने उसको हंगामी तौर पे ख़रीदा तो वो महंगी भी पड़ेगी और उसकी क्वालिटी भी शायद उतनी अच्छी ना हो। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जर्मनी और चाइना से जो प्रोक्योर होती है वो ज़रा ज़्यादा अच्छी जो है वो होती है। बहुत शुक्रिया राना सलीम अहमद खान साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में हमने पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से भी बात की, CDA क्या किरदार अदा करता रहा, उसकी लर्निंग क्या है उस हवाले से बात की, ज़राअत तोसी क्या कर रहा है, पेस्ट वार्निंग क्या कर रहा है, काश्तकार जो हैं वो इसको कैसे देख रहे हैं, इन तमाम मौज़ूआत का, तमाम चीज़ों का अहाता किया। इस वक्त भी टिड्डी दल जो है शायद आपको नज़र आ रही हो, ये कपास की फसल पे बैठी भी है, मुख्तलिफ दरख्तों पे भी बैठी है, उड़ भी रही है, इसको ड्रम बीट करके भगाया भी जा रहा है। और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जनूबी पंजाब में ये जहाँ भी मौजूद है इसको ड्रम बीट करके भगाया जाए, इसको कहीं बैठने ना दिया जाए ताकि ये ज़्यादा जो है वो नुकसान ना कर सके। और आइंदा सालों के लिए रिकमेंडेशंस मुख्तलिफ इदारों की यही है कि एक तो बर वक्त इसकी प्रोक्योरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेस्टिसाइड की, दूसरा जो वसाइल हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जो टीमें हैं, उनको फुली इक्विप्ड जो है वो बर वक्त कर लिया जाए ताकि इस तरह का खुदा न खास्ता कोई इशू होता है तो उसको बर वक्त कंट्रोल किया जा सके। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतरल्ला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।